ये कहाँ पर स्थित है? तो सांची स्तूप जो है ना, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। पूछा जाए कि सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसका मूल निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। ये बौद्ध स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ अनेक स्तूप, मंदिर और विहार स्थित हैं। भारतीय इतिहास एवं कला के अध्ययन में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा मुख्य रूप से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा जो है ना, भारतीय पौराणिक पात्रों के यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए, यहां से एक क्वेश्चन देखिए बन रहा है, राजा रवि वर्मा का जन्म कहां पर हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है, राजा रवि वर्मा का जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने भारतीय देवी देवताओं के चित्रों को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया। उनकी चित्रकला में यूरोपीय यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। उनके चित्रों के कारण पौराणिक पात्र जन सामान्य तक पहुंचे। और देखिए यहाँ पर आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने। भारतीय आधुनिक चित्रकला के विकास में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, अस्ताना जो है ये किस देश की राजधानी है? बताइए, अस्ताना किस देश की राजधानी है? तो अस्ताना जो है ना, ये कजाकिस्तान की राजधानी है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्ताना जो है ना, ये कजाकिस्तान की राजधानी है। इसका पूर्व नाम नूर सुल्तान रखा गया, जिसे बाद में पुनः अस्ताना कर दिया गया। ये मध्य एशिया के प्रमुख आधुनिक नगरों में से एक है। ये किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान में रखना है कि अस्ताना जो है ना, ये इश्यम नदी के तट पर स्थित। कहाँ पर स्थित है? इश्यम नदी के तट पर स्थित है। और कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ आधुनिक वास्तुकला और योजनाबद्ध शहरी विकास विशेष आकर्षण है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की जो झील है, ये है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं चिल्का झील की बात करूं, यहां से देखिए प्रश्न बन रहा है। यहां से प्रश्न ये बन रहा है, अगर आपसे पूछा है कि चिल्का झील जो ये कहां पर स्थित है, तो ये चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना, चिल्का झील। इसे रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। ये प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है। और इरावदी डॉल्फिन के लिए भी यह प्रसिद्ध है। मत्स्य पालन और पर्यटन की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो मेरे प्यारे, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है ना, ये समानता के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 की अगर मैं बात करूं, तो अनुच्छेद 14 कानून के समानता की गारंटी देता है। यह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार इसका मूल सिद्धांत है। यह भारत के मौलिक अधिकारों का आधारभूत प्रावधान माना जाता है। न्यायपालिका ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में इसकी व्यापक व्याख्या की है। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको यह बताना है कि मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य होता है सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा योजना की अगर मैं बात करूं, यहां से देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है, यहां से एक प्रश्न बन रहा है। अगर आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है।
इसके अंतर्गत शिशु, किशोर, तरुण श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इसमें स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लाभार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। सूक्ष्म व्यवसायों के विकास में यह योजना महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात जो है ना, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, अगर आपसे पूछा जाए, यहां से प्रश्न ये बन रहा है कि जो कुंजिकल जलप्रपात है ये कहां पर स्थित है? तो कुंजिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक के शिमोला जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है और एक क्वेश्चन ये बन रहा है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है 455 मीटर मानी जाती है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना, ये वाराही नदी पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में इसका जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाता है। ये भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में प्रथम स्थान माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से यह अत्यंत प्रसिद्ध स्थल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है भाई? तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गोदान जो है ना, गोदान हिंदी साहित्य का कालजयी सामाजिक उपन्यास है। यहां से एक क्वेश्चन और बन रहा है, इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था गोदान का? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन थे? होरी और धनिया। इसमें ग्रामीण भारत की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। यहाँ से देखिए प्रश्न बन रहा है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिति वर्ष 2092 किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 जो है ना, रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई थी। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन की अगर मैं बात करूं, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UNCED भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया। जैव विविधता अभिसमय CBD पर भी इसी दौरान हस्ताक्षर हुए थे। जलवायु परिवर्तन पर लैंगिक सहयोग को नई दिशा इसी सम्मेलन में मिली थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और भी है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को विश्व स्तर पर व्यापक मान्यता यहीं पर ही मिली थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 30। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं प्राक्कलन समिति की अगर मैं बात करूं, तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य इसका हिस्सा नहीं होता। इसका कार्य सरकारी व्यय में मितव्ययता के उपाय सुझाना है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बजटीय प्रावधानों की समीक्षा करती है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसे संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति भी माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एलोरा गुफाएं किस राजवंश के संरक्षण में मुख्य रूप से विकसित हुई? तो एलोरा गुफाएं जो है ना, ये राष्ट्रकूट राजवंश के संरक्षण में मुख्य रूप से विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए, यहां से एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहां पर स्थित हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि एलोरा की जो गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ से देखिए एक प्रश्न और बन रहा है, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में
कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह एक ही विशाल चट्टान को काटकर निर्मित किया गया है। एलोरा की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। भारतीय शैलकृत वास्तुकला का यह सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल सिंह मानसिंह मुख्यतः किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह जो है ना, भरतनाट्यम एवं ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं सोनल मानसिंह की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सोनल जो मानसिंह जो है ना, ये भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में विशेष दक्षता प्राप्त की। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रचार प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अनेक देशों में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। वे सांस्कृतिक विषयों पर लेखन और व्याख्यान के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे मापुतो किस देश की राजधानी है? तो गाइस, मापुतो जो है ना, ये मोजाम्बिक की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मापुतो जो है ना, ये मोजाम्बिक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये हिंद महासागर के तट पर स्थित है। अगर आपसे ये पूछा था ये किस तट पर स्थित है, तो ये हिंद महासागर के तट पर स्थित है। पुर्तगाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, यह देश दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसका प्रमुख बंदरगाह व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधनों के कारण इसका आर्थिक महत्व लगातार बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वां क्वेश्चन है गाइस, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर किस नदी पर बनी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ना, गोविंद सागर, ये सतलुज नदी पर बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं गोविंद सागर झील की बात करूं तो गोविंद सागर झील जो है ना, ये भाखड़ा बांध के निर्माण से बनी है। ये कहाँ पर स्थित है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहा। तो गोविंद सागर झील जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका नाम गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में रखा गया है। ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित जलाशयों में गिनी जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का प्रभाव संसद के द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है। संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने के बाद इसे निर्धारित अवधि में अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। अध्यादेश व्यवस्था आपात विधायी आवश्यकता को पूरा करने का संवैधानिक माध्यम है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 18वां क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन का जो संबंध है, इसका संबंध है मत्स्य पालन से। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं नीली क्रांति की अगर मैं बात करूं, नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना है। इसमें मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े। अंतर्देशीय तथा समुद्री दोनों प्रकार के मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया गया। भारत विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में शामिल है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और निर्यात दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वां। सो गाइस, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा लावा पठार किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा लावा का पठार जो है ना, ये जाना जाता है दक्कन के पठार के नाम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि दक्कन का पठार मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से निर्मित है।
इसका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ। इसे दक्कन ट्रैम्प भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना सहित अनेक राज्यों में है। यहाँ काली मिट्टी व्यापक रूप से पाई जाती है। कपास की खेती के लिए यह क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 20वां। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है भाई? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखिए, यहां से एक प्रश्न बन रहा है, ये आनंद मठ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए तो आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी में हुआ था। और जो वंदे मातरम गीत जो है ना, इसी उपन्यास से लिया गया है। इसकी पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम चंद्र आधुनिक भारतीय साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। इस कृति ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्र भावनाओं को प्रेरित किया। साहित्य, इतिहास और भारतीय राष्ट्रवाद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लागू किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं जैव विविधता की बात करूं, जैव विविधता अधिनियम 2002 का उद्देश्य भारत की जैविक संपदा का संरक्षण करना है। यह जैव संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना की गई है। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है। यह अधिनियम जैव संसाधनों के अनुचित दोहन को रोकने में सहायक है। जैव विविधता से प्राप्त लाभों के न्याय संगत वितरण का भी इसमें प्रावधान है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है ना, राज्यसभा का उपसभापति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से देखिए, एक प्रश्न बन रहा है कि अनुच्छेद 108 का प्रावधान संयुक्त बैठक में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इस बैठक में अध्यक्ष नहीं है तो इसकी जो अध्यक्षता है इसके उपाध्यक्ष कर सकते हैं। दोनों के अनुपस्थित होने पर राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक केवल विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 23वां क्वेश्चन देखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा एक बार आप लोग। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस गंग वंशीय शासक ने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना, इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और यहां से देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिले में। इसका निर्माण कब कराया गया था? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था। मंदिर को विशाल रथ के रूप में निर्मित किया गया है। इसमें 24 अलंकृत पत्थर के पहिए जो हैं वो बने हैं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल का दर्जा जो है प्राप्त है। भारतीय स्थापत्य कला का ये अद्भुत उदाहरण माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है ना, संतूर वाद्य यंत्र से था। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पंडित शिव कुमार शर्मा की अगर मैं बात करूं तो पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर को शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठा दिलाई और उनका जन्म जम्मू में हुआ था। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? जम्मू में हुआ था। उन्होंने विश्व भर में भारतीय संगीत का प्रचार किया। उन्हें पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए। संतूर मूलतः कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे, यामोसुक्रो किस देश की संवैधानिक राजधानी है भाई?
आइवरी कोस्ट, यानी कोट डी आइवर इसकी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यामोसूत्रो कोट डी आइवर की सैद्धांतिक राजधानी है। अबिजान देश का सबसे बड़ा आर्थिक एवं वाणिज्यिक नगर है। यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश में है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है यह है फ्रेंच। विश्व के सबसे बड़े चर्चों में से एक यहाँ स्थित है। कोको उत्पादन में यह देश विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये है यमुना नदी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, यहां से प्रश्न बन रहा है यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसकी लंबाई के बारे में पूछा जा सकता है कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है। तो यमुना नदी की लंबाई जो है 1376 किलोमीटर, ठीक है। ये प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। दिल्ली, मथुरा और आगरा इसके प्रमुख तटीय नगर हैं। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है मानी जाती है। अगर आपसे यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो है यमुना नदी। भारतीय संस्कृति, इतिहास और कृषि में इसका विशेष महत्व है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं मालिका परिचय यानी कैग का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक मालिका परिचय कैग का प्रावधान है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।